वक्त चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मगरबी रूट सी पैक के तहत बात होती थी, लेकिन मगरबी रूट एक ख्वाब था और हकीकत में मौजूदा हुकूमत ने उसको बदला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान से सबसे पहले मगरबी रूट का आगाज़ किया और उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँ। जो मगरबी रूट है बलूचिस्तान का हिस्सा बनता है। जोब, कुचलाक, क्वेटा, सुराब, बसीमा, पंचकूर, होशाब, तुर्बत, गवादर। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो तुर्बत का विजिट था उसमें दो और मंसूबों के ऊपर, एक के ऊपर उनको ब्रीथिंग दी गई। जो मौजूदा हुकूमत ने जिस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था खुशदार बसेमा का, वो 146 किलोमीटर तकरीबन बनता है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त आगाज़ हो चुका है और 34% उसकी प्रोग्रेस है। फिर एक और प्रोजेक्ट M8 होशाब अवारान, उसका भी मौजूदा हुकूमत ने आगाज़ किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइम मिनिस्टर साहब की तुर्बत के विजिट के मौका पे हो चुकी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है साउथ बलूचिस्तान के, मैं वो आपके सामने रखूँगा। इसमें हमारा यकमच खारान है। ये तकरीबन 198 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनता है। मौजूदा हुकूमत ने PHDP में इसके लिए भी फंड्स रखे हैं और इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर हम इसके ऊपर आगाज़ करेंगे। फिर उसके साथ साथ किला सेपुल्ला, लोरालई, वेगम रड रोड जो है N70 बनता है और जोब मुगल कोट 81 किलोमीटर का, और टोटल सेक्शन दोनों सेक्शन मिला के 118 किलोमीटर और 81 किलोमीटर के ये दो सेक्शन बन जाते हैं। ये भी मौजूदा हुकूमत इस माली साल के अंदर इसका आगाज़ करेगी। फिर इसके साथ साथ जल जाओ बेला, ये भी साउथ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसकी भी मंजूरी हो चुकी है जल जाओ बेला की। लुकंडी मशकेल रोड जो कि सीपेक का हिस्सा ही बनता है और 103 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। मौजूदा हुकूमत ने इसके लिए भी PHDP में पैसा रखा है और इस माली साल में इसके ऊपर भी आगाज़ हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ हमारा साउथ बलूचिस्तान में चंद और प्रोजेक्ट है जिसमें N25 कराड़ो वध सेक्शन है। 222 किलोमीटर का हमारा एक और प्रोजेक्ट है और टोटल इसी वध कराड़ो सेक्शन के तकरीबन 13 ब्रिजेज यहाँ पे बनते हैं और 318 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बन जाता है। जब यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ और अभी असद भाई आपसे बात कर रहे थे कि सेहत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस किया, खैबर पख्तूनख्वा से हमने सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज़ किया, तो आपको जवाब में ये कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर हम कहते हैं कि हमने तारीख़ के सबसे बड़े प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम एहसास दिया, तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। हम कहेंगे आपको कि बलूचिस्तान में जो बिजली का मसला था और ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। जो स्टंटेड ग्रोथ होती है और जो बच्चों और ख़वातीन को पूरी ग़िज़ाई क़िल्लत नहीं मिलती, उसके प्रोजेक्ट का हम जिक्र करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर अगर आप हुनरमंद पाकिस्तान की बात करेंगे, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप साउथ बलूचिस्तान के लिए ई-कॉमर्स की बात करेंगे, आप उनकी एजुकेशन की बात करेंगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हमने सड़कें बनाई। तो हमने सोचा कि आपको कि इस वक्त जो प्लानिंग से हमारे प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी है, या हमने आगाज़ कर लिया बलूचिस्तान के अंदर, या हम इस माली साल के अंदर ही इन प्रोजेक्ट के ऊपर आगाज़ करेंगे, तो वो कितने बनते हैं। 3083 किलोमीटर की सड़कें हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 3083 किलोमीटर। और अगर हम पिछली दो हुकूमतों की बात करें तो उन्होंने मिलकर 1325 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी। मतलब ये कि उनके दुगने से भी ज़्यादा इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हम सड़कें बनाने जा रहे हैं। टोटल जो बलूचिस्तान में इस वक्त सिर्फ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उसकी लागत बनती है 250 अरब की। 250 अरब की प्रोजेक्ट इस वक्त हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में और प्लानिंग कमीशन को जो जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने फिर आगे जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को टारगेट दिए हैं, मैं पूरी कौम को और ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मगरबी रूट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है हमारे दौर में आगाज़ हो गया। होशाब अवारान M8 का भी आगाज़ हो चुका, खुशदार बसीमा का भी आगाज़ हो गया और 3083 किलोमीटर की सड़कें इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर हम यहाँ पे शुरू करेंगे और उसकी तकमील भी अपने वक्त के अंदर यकीनी बनाएंगे। तो बाकी मनसूबों के अलावा भी अगर सड़कों की बात होती है
تو ہم نے 3 گنا ماضی کی حکومت ہے اور 10 سال جو ان کا دور تھا اس سے 2 سال کے اندر زیادہ سڑکوں کی تکمیل کی. شکریہ. جی ایک اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو اپنی جو شکریہ ہے ایز اے بلوچستانی اور بلوچستان کے طرف سے یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں، کیونکہ 13 نومبر 2020 اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی تاریخی دن تھا ہم سب کے لیے، صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو احساس ہے، میں کہتی رہتی ہوں، وہ میرے پچھلے 20 سال جو میں نے سیاست میں گزارے ہیں، اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر خود اپنے کمپیشن، کنسیڈریشن اور سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز پہلی دفعہ تاریخی اس لیے ہے کہ 47 سال بعد ایک پرائم منسٹر کے ایچ ڈسٹرکٹ تربت آئے، اور 47 سال بعد میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کے ساتھ ملے. مطلب پرائم منسٹر اس کے درمیان میں نیچرلی ویو ہیڈ پرائم منسٹرز کمنگ ان اینڈ آؤٹ، لیکن وہ ہوائی ہیلی کاپٹرز میں دورے اپنے لگا کے نکل جاتے تھے، یا زیادہ اگر 1-2 گھنٹے آتے بھی تھے دے وڈ جسٹ اسپیسیفک ایک ایریا میں جا کے اور وہاں سے نکل جاتے تھے. بٹ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرائم منسٹر آئے، عورتوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹس سے، عوام سے، پبلک سے ایک ایسی انٹریکشن تھی کہ وہاں کے لوگوں کی امیدیں اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں ود ان 3 ایئرز، میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ود ان بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں، اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس، جتنے بھی پروگرامز ہیں، وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں اور ان کو مین سٹریم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہی ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگس جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے، لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا، جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے، ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک، انٹینسو ورک. اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں، اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں ڈالا ہے، اینڈ اس میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگا ہے، بٹ الحمدللہ اگلے ہفتے تک چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہم اپنا MOU سائن کرنے والے ہیں.
and that is the first since partition, first shipyard construction yard بنے گا گوادر میں. میں کہتی ہوں since partition کیونکہ partition سے پہلے کراچی شپ یارڈ تھا, اس کے بعد 74 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی شپ یارڈ یا کنسٹرکشن, شپ بریکنگ ہے بٹ شپ کنسٹرکشن نہیں ہے ہمارے پاس. سو اس کا بھی فائنل ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ دا لینڈ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان, بلکہ ایکویٹی بیسس پہ یہ اگریمنٹ ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہماری کنسرن ہے کہ بلوچستان کے یوتھ کو وہ انکریجمنٹ یا وہ حیثیت دیں جیسے باقی پاکستانی یوتھوں کے پاس ہے, اینڈ دیٹ از بیسکلی ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ. سو اٹ ول بی ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کے ساتھ انڈسٹری, چاہے اسکل لیبر کی بات کریں یا جو جاب لیس انجینئرز ہیں ان کو ہم کس طرح یہ موقع دیں. اینڈ فرسٹ اینڈ پرائرٹی ٹو لوکل, پھر اس کے بعد نیچرلی بلوچستان, اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان سے جو بھی ہیومن ریسورس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ول بی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. تھینک یو زبیدہ. میں صرف آخر میں ایک دعا دوبارہ سم اپ کرنے کے لیے, کیونکہ بیچ میں وہ دوسری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس بھی آ گئی تھی, صرف میں دہرا دوں آخر میں, پاکستان کی تاریخ کا اس پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے کے لیے سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام, 3 سال کے اندر 600 ارب روپے 9 پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع کے اندر خرچ کیے جائیں گے. ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جا رہے ہیں, جو ایک نیا طریقہ کار ہے ہمارا کام کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کام مکمل ہوگا اس علاقے کے اندر آپ کو خوشحالی بھی نظر آئے گی. وہاں کی امن عامہ کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی زمین پہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے میں عمران خان کا جو ہے, آیا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے, یا کیونکہ یہ رورل ایریا ہے تو ہم مختلف ایسپیکٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کامران صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا بچی کی عمر اور اس کے خاندان کے حوالے سے, یہ پولیس کی جانب سے بتائیے گا ابتدائی تفتیش اب تک کیا کی گئی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا آئے روز ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پولیس اور اب یہ کتنے مطمئن ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ذکر کیا, بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے, مطلب وہ بھی پاکستان کا مطلب ہو گیا. باقی جو نوجوان ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے وہ آپ کی طرف منتظر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسی خوشخبری بتا دیں گے تاکہ وہ بھی مطلب آپ کے شاید اس سے مستفید ہو جائیں. دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا حصہ ہے سوال کا, وہ ظاہر ہے مطمئن پوری طور پہ نہیں ہے. زبیدہ سے میں کہہ دوں گا, ریکویسٹ کروں گا زبیدہ صاحبہ سے کہ یہ کامنٹ کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ اس علاقے سے, یہ صرف بلوچستان کے کسی عمومی علاقے سے نہیں بلکہ وہ کی نظر میں وہاں سے ہیں. زبیدہ کامنٹ کر دیں. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دا ڈفرینس بٹوین پریویس اور وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان کی ایک پیکیج دی گئی جو کہ صرف اور صرف ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اسی طرح کچھ ہمارے انجینئرز جو لوکل تھے سوئی گیس میں, ان کو اپوائنٹ کیا تھا. بٹ دا پرابلم دین اور ابھی تک جو ایجیٹیشن آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا, اور جب تک حکومت تھی تو وہ چلتا رہا. اس کے بعد ریگولرائزنگ مینس ان کو انٹیگریٹ کرنا, ان کے جابس کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے بات, وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ چھوڑ گئے, گورنمنٹ ختم ہو گئی, یہ سارا کچھ ختم ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 انجینئرز ابھی 1.5 سال سے بیچارے احتجاج کر رہے ہیں سوئی کے اپنے بگٹی, اور ان کی ابھی تک بٹوین کورٹس اینڈ گورنمنٹ اینڈ سوئی سدرن گیس کے وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ جو پیکیج ہے, دس ول ناٹ بی دا سیم کائنڈ جو پہلے تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے کمپریہنسو ہے کہ ان کے فیوچر کا میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں آپ کو اعتماد زیادہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس علاقے کے لوگوں کو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. ہم نے اس کے اندر صرف جو ترقیاتی پیکج بنا ہے یا منصوبہ بنا ہے, اس کے اندر صرف منصوبے نہیں آئیڈینٹیفائی کیے. ہم نے اس کے لیے جو گورننس سٹرکچر ہے خصوصی طور پہ, جس کو لیڈ کریں گے چیف منسٹر بلوچستان,
उसके अंदर प्लानिंग कमीशन वफाकी जो है वो भी उसका हिस्सा है और इदारे उसका हिस्सा हैं, तो पूरा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी इसके लिए बनाया है जो मुस्तकिल तौर पर इसकी जो प्रोग्रेस है उसको देखता रहेगा। जहाँ तक आप नौजवानों की दूसरी बात करें जी, कल मैं आ रहा हूँ, कल वज़ीर आज़म के साथ थे हम फैसलाबाद में। ये वो शहर है जहाँ मैं आज से 2 साल 3 साल पहले जाता था, तो ये सूरत हाल थी कि जो पावर लूम्स लगी हुई थी उसका लोहा जो है वो स्क्रैप की दाम के ऊपर बेचा जा रहा था। हज़ारों नहीं लाखों लोग मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हुए हुए थे। और कल हम वहाँ की जो सरमायाकार हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे सुन रहे थे कि जी लोगों की कमी पड़ गई है, मज़दूर इस वक्त कम हमें मिल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान से आपको ऐसी आवाज़ आती हुई नज़र आएगी। नवीद अकबर चौधरी ये जो जिन आप जुनूबी अजला का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है। आपको पता होगा चंद माह पहले भी कुछ वाक़यात हुए और मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और इन मनसूबों को पायत मील तक पहुँचाने के लिए सिक्योरिटी इंतहाई ज़रूरी है। सी पैक के लिए तो पहले सिक्योरिटी डिवीजन बना हुआ है, तो आया ये सिक्योरिटी सी पैक डिवीजन जो है सिक्योरिटी डिवीजन उसी के हवाले की जाएगी या इनको सिक्योर कैसे किया जाएगा, वहाँ पे काम करने वालों की एतमाद कैसे दिलाया जाएगा कि वो वहाँ पे काम करें, वो सिक्योर है? ज़ाहिर है जी उसकी जो लीड है वो तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, लेकिन हमारे जो अस्करी इदारे जो हैं उनकी भरपूर सपोर्ट उनको हासिल है। सदर्न कमांड की पूरी सपोर्ट सिक्योरिटी के लिहाज से भी हासिल है उनको। वहाँ पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जो इन 9 अजला के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसमें 33rd डिव है, 44th डिव है और IGFC साउथ है। तो वो इसका बाकायदा तौर पे बिल्कुल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आपके सवाल से एक चीज़ आती है, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी होगी तो तरक्की होगी या तरक्की होगी तो सिक्योरिटी होगी? ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। ये हमने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया हुआ है कि पहले नौजवानों को ना तालीम दो, ना रोज़गार दो, फिर जब वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर टैंक भेज दो और F-16 भेज दो, उन पे बमबारी करो, और जो खुद ना कंट्रोल होने तो फिर अमेरिका से जो है वो ड्रोन अटैक्स उनके ऊपर कराना शुरू कर दो। क्या किया आपने फाटा के अंदर, क्या किया आपने सवात के अंदर? सवाई तबाही फैलाने के आपने किया क्या? ये कोई तरीका होता है मुल्क चलाने का? उनको बाइख्तियार करें, उनको रोज़गार दें, उनको पूरा पाकिस्तानी, उनको वही हिस्सा दें, मौका दें पाकिस्तानी होने का जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले को है। इंशाअल्लाह ताला वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली का आगाज होने जा रहा है, तो उस वजह से तो नहीं है कोई सियासी को कमजोरी है आपकी उसको दूर करने के लिए 2 साल के बाद बलूचिस्तान का? देखिए नहीं, इसकी पहली बात तो ये काम जो है बलूचिस्तान से शुरू नहीं हो रहा। सबसे पहले काम जो है फाटा से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम कराची पहुंचे, अभी जनूबी बलूचिस्तान है, इसके बाद शुमाली बलूचिस्तान, हमने अंदरून सिंध काम करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान काम करना है। पंजाब का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान का, वो तो है ही है। पंजाब को तो अटेंशन मिलती है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पंजाब में काम होता रहेगा। बड़े बड़े मंसूबे वहाँ पे भी आ रहे। तो ये सारे पाकिस्तान, ये है इमरान खान का विजन। मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या बोलते हैं इमरान खान, क्या बोलते नहीं है, क्या दिल से यकीन करते हैं? मैंने कमज़ोर तरीन पाकिस्तानी को और पसमानदा तरीन पाकिस्तान के इलाके को उठाना। सर ये हो सकता है कि PDM की, क्योंकि मैंने उस दिन रज़ाकारों की रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई रज़ाकार हमें चाहिए कि बयानिया बेचारा जो ज़ख्मियों के लहू लुहान आखिरी सांस उनका गिरा हुआ है उसको दफनाने के लिए टूट फूट का वो शिकार होने जा रहे हैं। वो एक दूसरे से ज़्यादा लड़ते हैं, हमारे पर तोपें उनकी कम होती हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई गिर गिर के जो है हमारी हुकूमत की तरफ आनी हो, ये तब्दीली तो शायद हो जाए। उसके बावजूद शिकायत आती रही, आप इसको कैसे साफ शफाफ बनाएंगे कि बाद में अगली हुकूमत आकर या अगर आपकी हुकूमत आती है शिकायत ना हो? और जैसा कि जुबैदा जलाल भी वहाँ से रही हैं, ये भी आकर अगली हुकूमत में आप उस हुकूमत के साथ मिलकर बैठ कर ये कहें कि गुज़श्ता हुकूमतों ने अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे यकीन है जुबैदा जलाल सच बोलने वाली हैं, वो यही कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था नहीं किया। सच ही बोलना चाहिए हमेशा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा तजुर्बा जो है ना वो 2 बुनियाद पे रहा है। एक तो जब आप मंसूबे अलग अलग करते हैं ना तो उनका आपस में रब्त पैदा नहीं होता, और जो पूरा भरपूर फ़ायदा होना चाहिए
उस इलाके के अवाम को वो नहीं होता। और जब ये भी शिकायत पैदा होती हैं कि बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि अच्छा जी आप गवादर से बनाएंगे और M5 बना के ले जाएंगे तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो मरकज़ हमने बनाया था, अगर हमारी प्रेजेंटेशन भी आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा, वो मरकज़ है उन 9 अजला के नौजवान, ये मरकज़ है और वहाँ के जो अवाम है। तो और उसको मजबूत तरीके से बनाया गया और उसके लिए ख़ास तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन आपको इसकी प्रोग्रेस से आगाह भी करते रहेंगे। ये बताइए कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माजराई की जो फैसले चल रही है, ये हुकूमत के जो बाकी टाइम है ये उसी तरह चलता रहेगा या कोई वक्त आएगा कि आवाम के बारे में भी कोई इस वक्त जो आवाम की हालत बनी हुई है उस हवाले से भी आप। सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बेहतरीन मास्क पहना हुआ है, ये मैं आपसे चुराऊंगा इंशाल्लाह इसमें से ज़बरदस्त। अगर जिनको नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान का झंडा है इनके मास्क के ऊपर ज़बरदस्त। अच्छा सर जी देखें, हम तो आवाम के काम पे लगे हुए, पिछले भी हम आपके साथ क्या बात करें, और ये जैसे जुबैदा जलाल बता रही, मैं आपको सच बताऊँ ये दिल से मेहनत की है हमने इस पैकेज के ऊपर, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जिनका हक बनता है, वाकई में हक बनता है इस रियासत के वसाइल के ऊपर। तो हम तो अवाम के काम कर रहे हैं। वो जब कल भी आपने देखा वज़ीर आज़म आम खड़े थे, आपने देखें मैं एक इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से, मैं बिज़नेस के बैकग्राउंड से हूँ, 27 साल मैं जो हो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहा हूँ। हम बहुत बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के अंदर। मैं सच्ची बात है मैंने इतनी मस्बत बातें कभी प्राइवेट सेक्टर से नहीं सुनी जो हम कल सुन के आ रहे हैं। तो जाहिर है उनके कोई मसाइल हल हो रहे हैं तो ये मस्बत बातें कर रहे हैं। सो हम तो उस पर लगे हुए हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक की, हम क्या कहते हैं कि हम हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आइए, जिस चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करें। हम NRO नहीं देंगे, हम सिर्फ यही कहते हैं ना, हम NRO नहीं देंगे। उनका तो इस वक्त दावा यह है कि हम NRO मांग नहीं रहे, तो फिर मुहाजराई किस बात की है। वो और बात है कि जब हकीकी तौर पे आखिरी दफ़ा हम बैठे थे दिसंबर के अंदर फाटफ के कवानीन के लिए हम बैठे, तो सामने उन्होंने हमारे एक फहरिस्त रख दी कि ये नैब कवानीन में 34 शिक के अंदर तरमीम आप करेंगे और जो शिकंजे में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए उनको बचाएंगे, तो फिर हम आपसे फैटफ के ऊपर बात करेंगे, वरना हम बात करने को तैयार नहीं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद आप कवर करते रहे हुकूमतों को। 2008 में ख़त्म हुआ था मुशर्रफ साहब का वक्त, 12 साल गुजर गए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में कोई 3 से 4 महीने ऐसे नहीं गुजरते जिसके अंदर ये अफवाह ना गर्दिश कर रही हो कि हुकूमत जाने वाली है। 12 साल भी गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अपोजिशन वाले, मैं तो बड़ा खुश हूँ इसी चक्कर के अंदर लगे रहें, ये अपना टाइम बर्बाद करते रहें, वरना अगर ये समझदार हो गए तो ये अगले इलेक्शन की तैयारी ना करनी शुरू कर दें, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले बदलना कुछ नहीं है। थैंक यू जी।